हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज से मैं क्लास 10th के लिए एक नई वीडियो, एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपका टर्म 2 में आने वाले सिलेबस को कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद फैला, हाउ द नेशनलिज्म केम टू इंडिया। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेशनलिज्म इन इंडिया। तो दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से पूरे यूरोप में जो पहले किंगडम्स हुआ करती थी, राजा रजवाड़े मोनार्की सिस्टम हुआ करता था, और कोई भी नेशन स्टेट का आइडिया नहीं हुआ करता था। बहुत सारे एथनिक ग्रुप के लोगों पर एक ही डायनेस्टिक रूल हुआ करता था, जैसे बर्बन डायनेस्टी थी, हैब्सबर्ग डायनेस्टी थी। तो जितने एरिया में राजा का साम्राज्य फैला होता था, उसमें सभी धर्मों के अनेकों भाषा बोलने वाले लोगों को एक ही किंगडम के अंदर जो है, एक ही साम्राज्य के अंदर, राजा के किंगडम के अंदर रहना पड़ता था। वो अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि एक किंगडम के ऑप्रेसिव और सप्रेसिव एम्पायर के अंदर रहते थे। और 10 से 15% जो लोग थे वो रूलर्स हुआ करते थे, और बाकी के लोग प्रजा हुआ करती थी। और कभी हजारों सैकड़ों सालों से यही सिस्टम चला आ रहा था। लेकिन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि कैसे मिड 18th सेंचुरी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लिबर्टी का आइडिया अमर्ज हुआ, और फिर धीरे धीरे राष्ट्रों का निर्माण हुआ। मोनार्की सिस्टम खत्म हुए, लोकतंत्र को अपनाया गया, और कॉमन बिलोंगिंगनेस वाले जो लोग थे, कॉमन हिस्ट्री वाले जो लोग थे, या कॉमन भाषा बोलने वाले जो लोग थे, उनमें आपस में ब्रदरहुड की, फ्रेटर्निटी की फीलिंग जाग गई। और इस तरीके से हमने जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा, कैसे जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों ने अपना एक देश बनाया, जर्मनी। फिर हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली में पढ़ा कि कैसे इटली बोलने वाले लोगों ने अपने आप को एक देश में जो है कलेक्टिव कर लिया, और एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। इसी तरह आज दुनिया में 195 से ज्यादा कंट्री हैं, राष्ट्र हैं। तो ये जो राष्ट्र का विचार है, ये यूरोपियन कंट्रीज से स्टार्ट हुआ। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो नेशनलिज्म इन इंडिया है। भारत जैसे ऐसे बहुत सारे देश थे, जहां पर जैसे इंडोनेशिया है, वियतनाम है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे देश थे जो इंपीरियलिस्टिक पावर के अंडर, कॉलोनियल रूल के अंडर, किसी पावरफुल कंट्री के कंट्रोल में थे। भारत ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में था, और भारत जो है ब्रिटेन की कॉलोनी था। तो भारत में जो राष्ट्र का निर्माण हुआ, राष्ट्रवादी विचारधारा भारत में जो फैली, उसके फैलने के कारण क्या थे? तो देखिए दोस्तों, यूरोप में तो जो राष्ट्रवादी भावनाएं फैली थी, वो एंटी मोनार्कियल या किंगडम्स के अगेंस्ट अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोगों ने मिल करके अपने अपने कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन लैंग्वेज को लेकर के किंगडम्स के अगेंस्ट विरोध किया। और फिर रोमांटिसिज्म के कारण वो लोग एक दूसरे से जुड़ते चले गए, और राष्ट्र निर्माण हुआ। लेकिन भारत में राष्ट्रवाद या जो कॉलोनियल रूल था, जहां जहां जिन जिन देशों में कॉलोनियल रूल था, वहां पर राष्ट्रवाद की भावना आने का जो मुख्य कारण था, वो थी द प्रोसेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। हमने जब अंग्रेजों के अगेंस्ट अपनी फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट की, तो इसी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान सबका एक कॉमन एनिमी था, वो था ब्रिटिशर्स। हमारे देश में अलग अलग जो ग्रुप्स थे, फार्मर्स, इंडिगो प्लांटर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, सोल्जर्स, लोकल रूलर्स, जो पहले कभी नवाब हुआ करते थे, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और सब्सिडी अलायंस के अंदर उनकी टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ये अलग अलग ग्रुप के जो लोग थे, जब इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट की, तो एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट इन्होंने जब अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की, तो यही इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करने का, एक यूनिफिकेशन का एक जरिया बन गया। सो हाउ दीज सेंटिमेंट्स एंड सेंस ऑफ द पीपल ज्वाइन टुगेदर and created a feeling of patriotism among all the people who are residing in our country. So my dear friends,
These anti-colonial sentiments created a bond, a kind of bond which tied all the people who were living in our country with a sense of collective identity and belongingness, and thus the feeling of nationalism created in our country. तो हमारे देश में जो राष्ट्रवाद की भावना जागी वो अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई थी उस दौरान लोगों के दिलों में आपस में ये भाईचारे की भावना उस जमाने में उसी समय में क्रिएट हुई। तो हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की ऑपरेसिव नीतियां थी। हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। अंग्रेज अपने प्रॉफिट के लिए all the factions of Indian society they were oppressed and suppressed by the Britishers। अंग्रेजों ने ट्राइबल कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के लिए भी फॉरेस्ट एक्ट लगा दिया, यानी कि अपनी मर्जी से लोग जंगलों में जाकर लकड़ियां नहीं काट सकते। ग्रेजिंग एक्ट बना दिए और बहुत सारे टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया। जो राजा महाराजा थे उनकी पावर्स को डिसबैंड कर दिया गया, पावर ट्रांसफर हो गई, ब्रिटिशर्स के हाथ में सारी पावर हो गई। और जो हैंडीक्राफ्ट जो हमारा ट्रेड पूरी दुनिया में एंशिएंट टाइम में मेडिवल टाइम में जो फेमस था, अब मशीनी जो प्रोडक्ट्स था, ब्रिटेन की मशीनों में बना हुआ जो प्रोडक्ट्स थे, उन्होंने हमारे भारत की मार्केट को भी कोलैप्स कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। तो ट्रेडर्स भी जो है दुखी थे, परेशान थे। तो जितने भी फैक्शंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सोल्जर्स को फोर्सफुली एडमिट किया जा रहा था, उनको इक्वेलिटी नहीं थी, हायर पोजीशंस पर इंडियन सोल्जर्स को नहीं रखा जाता था। तो आपने देखा कि भारत के अलग अलग फैक्शन के जो लोग थे सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स तो थी, लेकिन उनका एनिमी एक कॉमन व्यक्ति था, एक कॉमन आइडेंटिटी थी, और वो कौन थे? ब्रिटिशर्स। सबका दुश्मन था ब्रिटिशर। मुस्लिम्स का भी एनिमी कौन था? ब्रिटिशर। हिंदुओं का भी एनिमी कौन था? ब्रिटिशर्स। तो फ्रेंड्स, हमारे देश में जो राष्ट्रवाद की भावना जागी वो जागी स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान, जब लोगों को महसूस हुआ कि हम लोगों को एक होकर के, यूनिफाइड होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होगा। तो इसी एकता की भावना ने राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। और जिस तरीके से यूरोप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स बनाए गए, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स बनाए गए, हाइम्स बनाए गए, आइकॉन्स बनाए गए, ऐसे ही भारत माता की तस्वीर बनाई गई। लोगों को एक बंधन में बांधने के लिए एक ट्राई कलर डिस्कवर किया गया, इन्वेंट किया गया या फिगर आउट किया गया। भारत माता की एलिगोरी बनाई गई, बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स बनाए गए लोगों के अंदर यूनिटी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए हमें यूनिफिकेशन की जरूरत थी। और इस यूनिफिकेशन के प्रोसेस में ही कहीं ना कहीं पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स भी जाग गए और भाईचारे की, फ्रेटर्निटी की भावना भी जाग गई, जिससे हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अपना इस चैप्टर और देखते हैं हमारे इस चैप्टर में कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। तो हमारे इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो वो सारे इंसिडेंट जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर हुए, लेकिन ग्रेड 10 में हम लोग जो ये इवेंट्स पढ़ेंगे वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद के इवेंट्स को पढ़ेंगे, यानी 1914 से 1918 तक जो वर्ल्ड वॉर 1 चला उसके क्या प्रभाव भारत पर होंगे, और उसके बाद ये जो मूवमेंट है, स्ट्रगल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल जो मूवमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। और इस दौरान गांधी जी जो अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे, उनके प्रयासों से और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के प्रयासों से एक के बाद एक अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह हुए, प्रोटेस्ट हुए। और जो कभी मॉडरेट लीडर्स हुआ करते थे अब एक्सट्रीमिस्ट समाज में आए, और एक्सट्रीमिस्ट के बाद 1930s में, 1920s में रिवोल्यूशनरी भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये ऐसे ऐसे रिवोल्यूशनरी लीडर्स अब जो है क्रांति करने लगे। और फिर अंततः सिविल डिसोबीडियंस के बाद 1935 में ब्रिटिश सरकार को नया इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट पास करना पड़ा और भारतीयों को बहुत सारे अधिकार देने पड़े। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से इवेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। मैं एक फटाफट ओवरव्यू दे देता हूं आपको। देखिए, इस चैप्टर में शुरुआत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 से 18 के बीच में हुआ, 4 साल तक ये लगातार युद्ध चला, तो जिसमें वॉर एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। जब वॉर एक्सपेंडिचर्स बढ़े तो उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भारत के लोगों को किस तरीके से
रेज्ड टैक्सेस पे करने पड़ते थे और कैसे प्राइसेस बढ़ गए चीज़ों के, और फेमाइन होने के कारण उसी टाइम पर फूड शॉर्टेज भी हो गई, और फोर्स रिक्रूटमेंट जो सिपाहियों का किया जा रहा था, इसने लोगों के गुस्से को और ज़्यादा ट्रिगर कर दिया। और इसी वर्ल्ड वार वन में मुसलमानों के खलीफा मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जो कि टर्की के लास्ट रूलर थे, लास्ट जो रिलीजियस गुरु थे, उनको ब्रिटिशर्स ने हरा दिया, जिससे मुसलमानों ने भी खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दी। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वार वन के क्या इफेक्ट जो है भारत की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर पड़े। फिर हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। 1892 में जो महात्मा गांधी अफ्रीका में गए थे, वो वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, और वहां से जीत करके लोगों को उनके अधिकार दिला करके वर्ल्ड वार वन के टाइम पर महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जब भारत लौटे, तो 1 साल तक उन्होंने पूरे भारत में को टूर किया, ट्रैवलिंग की, और लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा। फिर 1916, 17, 18 में 3 ऐसे शानदार सत्याग्रह, नॉन वायलेंट मूवमेंट गांधी जी ने चलाए, चंपारण में, खेड़ा में, और फिर अहमदाबाद में, गुजरात में, और तीनों में ही वो सक्सेसफुल रहे। उसके बाद गांधी जी बहुत पॉपुलर लीडर बन गए, बहुत प्रसिद्ध हो गए, बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर बन गए महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के साथ बाकी के और नेशनल लेवल लीडर्स ने मिलकर के किस तरीके से वर्ल्ड वार वन के बाद, जब ब्रिटिशर्स ने अपनी डिमांड्स, इनकी डिमांड्स को नहीं माना, और जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वर्ल्ड वार वन में, अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया था कि वर्ल्ड वार वन के बाद भारतीयों को बहुत सारे अधिकार दे दिए जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने कोई भी अपनी शर्त नहीं मानी। तो किस तरीके से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया, और इस सत्याग्रह को कुचलने के लिए गांधी जी को दिल्ली में घुसने से मना कर दिया गया, बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जब माहौल बिगड़ता नजर आया तो सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया, और उस मार्शल लॉ के लगने के बाद बैसाखी के पहले दिन 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में बहुत बड़ा मैसेकर कर दिया। 1200 हमारे सिख भाइयों को मार दिया गया, महिलाओं को, बच्चों को। जब यह खबर हिंदुस्तान में फैली, बाकी क्षेत्रों में फैली, तो लोगों का गुस्सा, लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। लेकिन गांधी जी ने बहुत ही स्मार्ट वर्क किया इस टाइम पर। जो मुसलमान पहले से ही खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे, मुस्तफा कमाल पाशा के हार जाने के बाद, ओटोमन एम्पायर के खत्म हो जाने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ, उनके साथ में मीटिंग की, और गुस्साए भारतीयों को, हिंदुओं को मुसलमानों के साथ जुड़ करके लड़ने की प्रेरणा दी। कलकत्ता में सेशन हुआ, फिर नागपुर में सेशन हुआ, और यह डिसाइड किया गया कि खिलाफत मूवमेंट के साथ अब भारत के लोग भी जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। तो 1920 दिसंबर में फाइनलाइज कर दिया गया, और जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू कर दिया गया। तो दोस्तों, हम इससे पढ़ेंगे कि किस तरीके से महात्मा गांधी के आने के बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, लोकेशन पूछी जा सकती है मैप्स में, खेड़ा के बारे में पूछ सकते हैं, अहमदाबाद के बारे में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद वर्ल्ड वार वन के बाद जब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होती हुई नजर आई, तो सरकार ने रोलेट एक्ट पास किया। तो मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ, और उसके अगेंस्ट जो सत्याग्रह महात्मा गांधी ने चलाया, तो क्या हुआ, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, और लोगों की ऐसे बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। तो हम पढ़ेंगे किस तरीके से रोलेट एक्ट के अगेंस्ट 6 अप्रैल को मीटिंग हुई और सत्याग्रह शुरू किया गया। फिर इस सत्याग्रह के बाद जब हालातों को सुधारने के लिए, या लोगों को इस तरह के सत्याग्रहों को, इस तरह के प्रोटेस्ट को क्लैम्प डाउन करने के लिए सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लगाया, और फिर 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग, ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंसिडेंट कैसे कैसे हुआ। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। हम देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान में ये एक पहला एक्सपेरिमेंट महात्मा गांधी ने किया था, नॉन वायलेंट तरीके से सत्य का आग्रह करना। सत्याग्रह का मतलब क्या था? गांधी जी का मानना था कि अगर आपकी लड़ाई सच्ची है, अगर आप किसी सच्ची बात के लिए, अगर ट्रूथफुल चीजों के लिए लड़ रहे हैं, अगर आपका आइडिया ट्रू है, तो फिर आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। आप सच्चे रास्ते पर चलिए, आप अहिंसा के रास्ते पर चलिए, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, जिसे कहा गया सत्याग्रह। लेकिन चूंकि यह पहला एक्सपेरिमेंट था
और अभी लोग इतने समझदार नहीं थे। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एस्पिरेशन से लोगों ने कैसे चलाया। फार्मर्स ने, एंडेंजर्ड लेबर्स, जो टी प्लांटर्स थे, टी प्लांटेशन वाले जो लेबर थे, उनको एंडेंजर्ड लेबर बोला जाता था, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता था कि जब तक वो उस कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे तब तक ना वो अपने घर जा सकते हैं, वापस नहीं जा सकते, अपने घर वालों से नहीं मिल सकते। तो उन्होंने अपने तरीके से ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया। यूपी में बाबा रामचंद्र के लीडरशिप में वहां पर एक अलग तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा है। गुडेंस हिल्स असम में अलग तरीके से चलाया जा रहा है। साउथ इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग तरीके से चलाया जा रहा है। तो अलग अलग तरीकों से महात्मा गांधी के सुझाए हुए सत्याग्रह को लोगों ने अपने तरीके से अडॉप्ट किया और अपनी एस्पिरेशन से इस मूवमेंट को चलाया। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मकसदों से, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट एस्पिरेशन से लोग इसको चला रहे थे। यानी कि प्रॉपर तरीके से यूनिफाइड और प्रॉपर तरीके से प्लान्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं चल पाया। और फिर 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया। 22 पुलिस वालों को सत्याग्रहियों ने एक थाने में बंद करके, पुलिस स्टेशन में बंद करके जला दिया, उनको मार दिया। जब पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया गया तो अब ब्रिटिश सरकार चुप बैठने वाली नहीं थी। हालात इतने खराब हो गए कि सभी लीडर्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर हो गया और लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। लोगों को मजबूर कर दिया गया गलियों में रेंग करके चलने के लिए, उनसे जूते साफ कराए गए। और अगर कोई ब्रिटिश अधिकारी रास्ते में जा रहा है तो सबको उनको सलाम करना पड़ेगा, झुक करके चलना पड़ेगा। इस तरीके से सप्रेसिव मेजर्स ब्रिटिश सरकार ने जब उठाए तो महात्मा गांधी को लगा कि अभी लोग इस तरह के सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। तो 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया। फ्रेंड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पैदा हो गए और गांधी जी के इस विड्रॉल से बहुत सारे लोग खुश नहीं थे। जैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक अलग स्वराज पार्टी का निर्माण किया। फिर इसके बाद बहुत सारी छोटी मोटी बहुत सारी घटनाएं होती रही। जैसे 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी हो गई। बंगाल से, कलकत्ता से सरकारी खजाना लेकर आ रही ट्रेन जो दिल्ली जा रही थी, उसको रास्ते में ही लूट लिया गया। क्रांतिकारियों ने रास्ते में ही ट्रेन को लूट लिया, सारा सरकारी खजाना लूट लिया गया। जब ये खजाने लूटने की खबर वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में गूंजी तो वहां लोगों ने बड़ा विद्रोह किया और इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स मारे जा रहे थे। तो वहां की पार्लियामेंट में अभी बहुत अपील हो रही थी, डिबेट डिस्कशन चल रहा था कि ऐसी स्थिति भारत में क्यों पैदा हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, लोग पीपल आर डिसकंटेंटेड एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहां की पार्लियामेंट, अभी अभी नए इलेक्शन हुए 1927 में, ब्रिटेन में सरकार बदल गई और टोरी गवर्नमेंट आ गई जो कि एक लेबर पार्टी गवर्नमेंट थी। अब इन्होंने इन हालातों के जायजा लेने के लिए 1927 में डिसाइड किया कि हम यहां पे एक साइमन कमीशन भेजेंगे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक प्रोटेस्ट किया गया और लाला लाजपत राय को लाठी लगने से उनकी डेथ हो गई। सॉन्डर्स के हुक्म पे लाठीचार्ज किया गया था तो सॉन्डर्स को गोली मार दी भगत सिंह ने और राजगुरु ने। उसके बाद 1929 लाहौर कॉन्स्पिरेसी, जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि हमें कोई डोमिनेंस स्टेटस नहीं चाहिए, हम तो पूर्ण स्वराज मांगते हैं, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की। इस समय जो पुराने वायसराय थे रीड, उनको हटा दिया गया। टोरी गवर्नमेंट ने उनको इंडिया से वापस बुला लिया और एक नए वायसराय को भेजा गया जिनका नाम था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने भारत के लोगों को शांत करने के लिए डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की कि हम आपको ऑफर करते हैं डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि आप सारे प्रशासन को चलाइए लेकिन हम सुपीरियर रहेंगे, हम आपके ऊपर से कंट्रोल करेंगे। लेकिन अब हमारे रिवॉल्यूशनरी नेता सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे युवा जो नेता थे, वो इस चीज के लिए अब तैयार नहीं थे। अब तो पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड कर रहे थे। तो 1929 में जो लाहौर में इस तरह की मीटिंग हुई और डिक्लेयर किया गया पूर्ण स्वराज, तो निश्चय किया गया, निर्णय लिया गया कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो अगले साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 4 दिन के बाद 30 जनवरी को 1930 को महात्मा गांधी ने अपनी 11 डिमांड लिख करके लॉर्ड इरविन को भेज दी कि हमारे इन 11 शर्तों को मान लो, अगर तुमने शर्तें नहीं मानी तो हम बहुत बड़े लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर आपका विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सत्याग्रह चलाया जाएगा और आपका सिविल कानूनों को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वही हुआ, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों,
1930 में 1930 से लेकर के 1932 के लास्ट तक एक नया सत्याग्रह चला गया, एक नई जो है डिसोबीडिएंट मूवमेंट चला गया। दांडी यात्रा की, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे और वहां नमक का कानून तोड़ा और सत्याग्रह शुरू हुआ। इस तरह का नॉन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इस मूवमेंट में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, फिर सरकार ने किस तरह का इसके प्रति रिस्पॉन्ड किया। इसी दौरान 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। ब्रिटेन के राजा ने हमारे लीडर्स को ब्रिटेन बुलाया और एक गोल मेज, हिंदी में बोलते हैं गोल मेज सम्मेलन हुआ। 3 बार बुलाया गया नेताओं को। इस प्रकार 1930 से 1932 2 सालों के इस अंतराल में जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था वो 3 बार रोका गया और 3 बार दोबारा चलाया गया और अंततः ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और 1935 में रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया गया और भारतीयों की 80% से ज्यादा मांगों को मान लिया गया। तो फ्रेंड्स, हमारे इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इतने ही इंसिडेंट हमने पढ़ने हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रगान किसने लिखा, हमारे ट्राई कलर को किसने ये रूप दिया, किसने इसकी पेंटिंग की, किसने बनाया, भारत माता को किसने ड्रॉ किया, एलिगोरी भारत की किसने बनाई, अशोक चक्र को कैसे अडॉप्ट किया गया। तो ये जो सिंबल्स, आइकन, एलिगोरी जो हमारे देश के आज प्रतीक हैं और ये जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जिन्होंने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं जगाई फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, कौन थे वो महान लोग जिन्होंने ये काम किया। और इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे इस चैप्टर में हमने ये सब चीजें कवर करनी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में इतना ही काफी है। हमने एक ओवरव्यू लिया है कि इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं। तो 1 बाय 1 इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।